नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। सेंसेक्स ने आज शानदार रिकवरी दिखाई और करीब 400 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी फिर से 26,000 के ऊपर चला गया। कल जो कमजोरी दिखी थी वो आज पूरी तरह गायब रही और बाजार पूरे दिन पॉजिटिव मूड में नजर आया। आईटी सेक्टर में तगड़ी खरीदारी देखने को मिली, जिसने पूरी मार्केट को ऊपर खींचा। निफ्टी आईटी इंडेक्स 2% से ज्यादा चढ़ा। इन्फोसिस का लगभग 18,000 करोड़ रुपए का बायबैक ऐलान सबसे बड़ा ट्रिगर रहा, जिसके बाद इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज और मैक्स हेल्थकेयर जैसे स्टॉक्स में 3% तक बढ़त दिखी। इसके उलट टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल्स और कोल इंडिया में बिकवाली हावी रही और दोनों स्टॉक्स करीब 2% तक नीचे चले गए। आईटी की तेजी ने हालांकि बाकी कमजोरी को बैलेंस कर दिया। इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर उम्मीदें फिर से बढ़ने लगी हैं, जिससे बाजार का सेंटिमेंट और मजबूत हुआ है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और जल्द ही अच्छी खबर मिल सकती है। इसी बयान ने निवेशकों को बड़ा भरोसा दिया। ग्लोबल फंड्स भी इस समय एआई वाली महंगी वैल्यूएशन से पैसा निकालकर भारत जैसे उभरते बाजारों में डाल रहे हैं। नैस्डैक में हाल की गिरावट और भारत की मजबूत आउट परफॉर्मेंस ने ये साफ कर दिया है कि विदेशी निवेशक यहां ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। इसी ट्रेंड को कुछ विशेषज्ञ एंटी एआई ट्रेड बता रहे हैं, जिसमें बड़ी टेक कंपनियों से निकलकर पैसा ऐसे बाजारों में आ रहा है जहां ग्रोथ और वैल्यू दोनों नजर आ रहे हों। इससे भारतीय बाजार को सीधा फायदा पहुंच रहा है। वॉलेटिलिटी भी कम होकर 11.84 पर पहुंच गई है, जिससे ये संकेत मिलता है कि बाजार में डर कम है और स्थिरता बढ़ी है। निवेशकों के लिए ये हमेशा एक अच्छा संकेत माना जाता है। टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो विश्लेषकों के अनुसार 26,130 से 25,840 का रेंज आज भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। अगर निफ्टी 26,022 के ऊपर टिकता है तो आगे और मजबूती बन सकती है, जबकि 25,840 से 25,822 का जोन बाजार के लिए मजबूत सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब बात करते हैं सम्मान कैपिटल की, जहां सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी के बाद शेयर में जोरदार गिरावट देखी गई। कंपनी का स्टॉक आज लगभग 9% टूटकर निवेशकों को हैरान कर गया और शेयर गिरकर लगभग 167 रुपए पर आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी से जुड़े मामले में सीबीआई और एमसीए के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई और पूछा कि जांच में इतनी ढिलाई क्यों दिखाई जा रही है। कोर्ट ने सेबी की अनिच्छा पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि वो इस केस में दोहरे मानदंड अपनाती दिख रही है। कोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है और कहा कि इससे ईडी की चल रही जांच और मजबूत होगी। ईडी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि अगले 2 सप्ताह में ईडी, सीबीआई, सेबी और एसएफआईओ की संयुक्त बैठक की जाएगी ताकि जांच में तालमेल बनाया जा सके। ईडी ने यह भी बताया कि उसने दिल्ली और मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को तय की गई है। स्पाइसजेट ने अपने रीस्ट्रक्चर का एक बड़ा स्टेप पूरा कर लिया है, जहां कंपनी ने कार्लाइल एविएशन पार्टनर्स को नई इक्विटी शेयर जारी किए हैं। इस कदम से कंपनी की बैलेंस शीट से करीब 442 करोड़ रुपए की देनदारी हट गई है, जो उसकी वित्तीय स्थिति को हल्का करने में अहम साबित होगा। इस सेटलमेंट में एक दिलचस्प हिस्सा यह है कि लीजर्स भविष्य में इन शेयरों की बिक्री से मिलने वाली रकम का एक हिस्सा स्पाइसजेट की आने वाली लीज देनदारियों को एडजस्ट करने में इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही कंपनी को $79.6 मिलियन के कैश मेंटेनेंस रिजर्व और $9.9 मिलियन के मेंटेनेंस क्रेडिट का भी फायदा मिलेगा। कंपनी की दूसरी तिमाही के नतीजे भी थोड़े कमजोर रहे, जहां रेवेन्यू 14% गिरकर 781 करोड़ रुपए रह गया और नेट लॉस 44% बढ़कर 633 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। तिमाही में करीब 197 करोड़ रुपए का फॉरेक्स लॉस भी दर्ज किया गया, जिसने नतीजों पर और दबाव डाला। सिटी ने 361 VM में 24 के 90 दिनों की पॉजिटिव कैटलिस्ट रेटिंग दी है, क्योंकि ब्रोकरेज को उम्मीद है कि कंपनी के नेट फ्लो में दूसरी छमाही में तेजी से सुधार दिख सकता है। सिटी का कहना है कि अगर नेट फ्लो रिकवरी तेज रही तो ये स्टॉक की ग्रोथ के लिए बड़ा ट्रिगर बन सकता है। ब्रोकरेज ने 361 VM पर 1,615 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, जो मौजूदा स्तरों से लगभग 50% की पोटेंशियल अपसाइड दिखाता है। ब्रोकरेज का मानना है कि वेल्थ और एसेट मैनेजमेंट दोनों सेगमेंट में ग्रॉस फ्लो अच्छे रहे हैं, लेकिन नेट फ्लो पर एट्रेशन और प्राइवेट इक्विटी रिडेम्पशन का दबाव दिख रहा था। वैल्यूएशन के मामले में भी स्टॉक सिटी को आकर्षक लग रहा है, क्योंकि वित्त वर्ष 2027 के अनुमानित कमाई पर ये लगभग 28 गुना प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड करता है। वर्तमान में 12 में से 11 एनालिस्ट स्टॉक पर बाय की राय रखते हैं, जो मार्केट का भरोसा दिखाता है। एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आज खुल गया है, जो 500 करोड़ रुपए का इशू है। कंपनी ने आईपीओ से पहले एंकर निवेशकों से 150 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसमें बंगाल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा निवेशक रहा, जिसने लगभग 60 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। कंपनी ने कीमत 114 से 120 रुपए प्रति शेयर तय की है और लॉट साइज 125 शेयर रखा है। इशू 19 से 21 नवंबर तक खुला रहेगा। अनलिस्टेड मार्केट में एक्सेलसॉफ्ट 15 रुपए के ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ ट्रेड हो रहा।
अदानी ग्रुप को जयप्रकाश एसोसिएट्स के अधिग्रहण में बड़ी सफलता मिली है, जहां लगभग 90% लेंडर्स ने अदानी के रेजोल्यूशन प्लान के पक्ष में वोट किया। ये प्रक्रिया NARCL की अगुवाई में हुई, जिसके पास सबसे ज्यादा वोटिंग शेयर मौजूद है। अदानी ने लगभग 13,500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है, जिसमें 6,005 करोड़ रुपए अपफ्रंट और बाकी रकम 2 साल बाद देने की योजना है। इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू लगभग 12,000 करोड़ रुपए बैठता है, जो अन्य दावेदारों की तुलना में अधिक आकर्षक साबित हुआ। वेदांता ग्रुप ने भले ही 16,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, लेकिन भुगतान शेड्यूल उतना आकर्षक नहीं था। स्विस चैलेंज राउंड खत्म होने के बाद शर्तों में बदलाव भी स्वीकार नहीं किया गया। अब यह मामला NCLT के मंजूरी के लिए आगे बढ़ेगा। दीपक फर्टिलाइजर्स के शेयरों में आज तेजी देखने को मिली, क्योंकि MK ग्लोबल ने स्टॉक पर कवरेज शुरू करते हुए बाय की रेटिंग जारी की और 2,000 रुपए का टारगेट दिया। ये मौजूदा कीमत से लगभग 41% की संभावित अपसाइड दिखाता है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि कंपनी के चल रहे कैपेक्स प्रोजेक्ट्स और क्षमता विस्तार अगले 2-3 साल में EBITDA में 50% तक की बढ़ोतरी ला सकते हैं। गोपालपुर, दहेज और अमोनिया प्रोडक्शन से जुड़े प्रोजेक्ट्स इसमें अहम भूमिका निभाएंगे। कंपनी ने अपने बिजनेस को 2 हिस्सों में रीस्ट्रक्चर किया है, जिसमें दीपक माइनिंग सॉल्यूशंस और महाधन एग्रीटेक शामिल हैं। MK का मानना है कि आने वाले समय में इन दोनों यूनिट्स के डिमर्जर से निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण वैल्यू अनलॉकिंग देखने को मिल सकती है। लोढ़ा डेवलपर्स को लेकर मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि कंपनी अभी भी मजबूत ग्रोथ फेज में है और मौजूदा प्राइस से काफी अच्छी अपसाइड दे सकती है। ब्रोकरेज ने इसका टारगेट 1,888 रुपए रखा है, जो मौजूदा स्तरों से लगभग आधे से ज्यादा बढ़त की संभावनाएं दिखाता है। ब्रोकरेज का कहना है कि लोढ़ा ने पिछले कई क्वार्टर्स में ऑपरेटिंग लेवल पर काफी स्थिर और मजबूत प्रदर्शन दिया है, इसलिए रियल एस्टेट सेक्टर की तेजी और कंसोलिडेशन का फायदा कंपनी को लगातार मिलता रह सकता है। कंपनी के लिए सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर प्री सेल्स में तेज गति है, जहां अगले कुछ सालों तक करीब 22% की कंपाउंड ग्रोथ का अनुमान है, जो पूरे बिजनेस की फाइनेंशियल मजबूती को काफी आगे ले जाता है। कंपनी NCR मार्केट में भी एंट्री ले चुकी है, जिससे आने वाले समय में उत्तर भारत के बड़े रियल एस्टेट सर्कल में भी इसका फुटप्रिंट बढ़ेगा। एनालिस्ट कवरेज में लोढ़ा को कुल 18 में से 15 एनालिस्ट ने बाय कहा है, जो निवेशकों का भरोसा दिखाता है, जबकि सिर्फ एक ने सेल की राय दी है। डाबर इंडिया को आयकर अपील या न्यायाधिकरण से राहत मिली है, जहां पहले लगे 110 करोड़ रुपए से ज्यादा के टैक्स डिमांड को घटाकर लगभग 51 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे कंपनी पर तात्कालिक दबाव काफी कम हो गया है। कंपनी इस बचे हुए अमाउंट के खिलाफ भी अपील कर चुके हैं और उसका कहना है कि इसका फाइनेंशियल असर बहुत कम होगा, क्योंकि अंतिम निर्णय ऊपरी अधिकारियों के आदेश पर निर्भर करेगा। बायोकॉन को सिटी ने 2 स्तर नीचे करके सेल रेटिंग दी है और उसका टारगेट घटाकर 360 रुपए कर दिया है, क्योंकि ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी के वैल्यूएशन अभी वास्तविक ग्रोथ के मुकाबले काफी महंगे दिखते हैं। सिटी का कहना है कि बायोसिमिलर और जेनेरिक्स बिजनेस में प्राइसिंग प्रेशर लगातार बढ़ रहा है और पाइपलाइन में भी कंपटीशन इतना तेज है कि निकट भविष्य में कंपनी की उम्मीदें दब सकती हैं। L&T और BAE-ST सिस्टम्स को भारतीय सेना से BVS-10 सिंधु वाहन के लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो हाई टेरेन और कठिन इलाकों में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये वाहन बर्फ, रेगिस्तान, दलदली इलाकों और एम्फीबियस कंडीशंस में भी चल सकता है और कई हाई अल्टीट्यूड ट्रायल्स में इसने अपनी क्षमता दिखाई है, जिसके बाद इसे स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग के लिए चुना गया है। L&T इस प्रोजेक्ट को अपनी हजीरा फैसिलिटी में बनाएगा और ये डिफेंस सेक्टर में भारत की इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को और मजबूत करता है। HG इंफ्रा इंजीनियरिंग को DLF साइबर सिटी डेवलपर से 274 करोड़ रुपए का नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें गुरुग्राम के DLF डाउनटाउन फेज 2 के लिए पूरी एक्सेस रोड नेटवर्क तैयार करना शामिल है। ये प्रोजेक्ट करीब 548 दिनों में पूरा किया जाएगा और शहर के प्रमुख कमर्शियल हब में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को और मजबूत करेगा, जिससे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की कनेक्टिविटी और वैल्यू बढ़ने की उम्मीद है। UBS ने एक्सिस बैंक पर अपना रुख बदलते हुए इसे बाय रेटिंग दे दी है और शेयर का टारगेट बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि बैंक की ग्रोथ अब धीरे धीरे सुधर रही है और अगले 2 से 3 साल में लोन ग्रोथ 14 से 15% तक पहुंच सकती है। एक्सिस बैंक के रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी FY 26 से FY 27 के बीच क्रमशः 1.7 और 15% तक रहने के अनुमान है, जो दिखाता है कि बैंक ऑपरेटिंग प्रेशर से धीरे धीरे बाहर आ रहा है। UBS का कहना है कि बैंक की सबसे बड़ी चिंता क्रेडिट कॉस्ट अब नीचे आती दिख रही है। हालांकि बैंक ने पिछले कुछ समय में ऊंचा क्रेडिट कॉस्ट और दबाव झेला है, लेकिन अनुकूल लिक्विडिटी माहौल और बेहतर स्लिपेज ट्रेंड से स्थिति में सुधार की उम्मीद है। इसी वजह से बैंक की वैल्यूएशन और अर्निंग्स आउटलुक अब ज्यादा मजबूत लग रहा है। दूसरी तरफ UBS ने IDFC फर्स्ट बैंक को सेल रेटिंग देते हुए टारगेट घटाकर 75 रुपए कर दिया है, क्योंकि ब्रोकरेज का मानना है कि बैंक की ROA ग्रोथ सीमित है और वैल्यूएशन उसके पीयर्स की तुलना में महंगे दिखने लगे हैं। ब्रोकरेज ने 2026 और 2027 के लिए बैंक की EPS अनुमान भी घटाए हैं और कहा है कि अनसिक्योर्ड लोन्स में सुधार जरूर दिख रहा है, लेकिन नॉन MFI पोर्टफोलियो की एसेट क्वालिटी अभी भी चुनौती बनी हुई।
हॉस्पिटल सेक्टर पर एनालिस्ट्स का रुख लगातार पॉजिटिव है क्योंकि देश में हेल्थ केयर तेजी से संगठित हो रहा है और लोग अब बड़े भरोसेमंद हॉस्पिटल चेन की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। इसी वजह से अगले 3 से 4 साल में इस सेक्टर से 15 से 20% की ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। हालांकि हॉस्पिटल स्टॉक्स अभी महंगे दिखते हैं, लेकिन 2028 की कमाई का अनुमान जोड़कर देखें तो कई बड़ी कंपनियां करीब 20 गुना अर्निंग पर ट्रेड हो रही हैं, जो आगे की ग्रोथ को देखते हुए आकर्षक मानी जा रही है। वेदांता ने सऊदी अरब में अपना बड़ा विस्तार शुरू कर दिया है और अगले 6 से 8 महीनों में पश्चिमी सऊदी अरब के रेगिस्तानी इलाकों में कॉपर और गोल्ड की खोज शुरू करने जा रही है। कंपनी को इसका आधिकारिक लाइसेंस मिल गया है, जो दिखाता है कि सऊदी सरकार भी इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी सीरियस है। सऊदी की विजन 2030 के तहत माइनिंग को नई अर्थव्यवस्था का तीसरा बड़ा पिलर बनाया जा रहा है और वेदांता का ये कदम वहां की माइनिंग इंडस्ट्री को तेजी देने वाला माना जा रहा है। सऊदी अब तेल पर निर्भरता कम करके माइनिंग और मेटल्स में बड़ा प्लेयर बनने की कोशिश कर रहा है। वेदांता पहले ही सऊदी में $2 बिलियन यानी करीब 16,000 करोड़ रुपए कॉपर प्रोसेसिंग फैसिलिटीज में निवेश करने का फैसला कर चुकी है। कॉपर और प्लांट की जमीन तैयार हो चुकी है और कंपनी 2026 से उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखती है, जबकि कॉपर स्मेल्टर 2028 तक चालू हो सकता है। विल्मर इंटरनेशनल ने अपनी सहायक कंपनी के जरिए AWL एग्री बिजनेस में 13% हिस्सेदारी खरीद ली है, जिससे उसकी शेयर होल्डिंग बढ़कर लगभग 52.56% हो गई है। इस डील के बाद AWL अब विल्मर की इनडायरेक्ट ओन्ड कंपनी बन गई है, जो बताता है कि कंपनी अब इस बिजनेस को सीधे कंट्रोल करने की दिशा में बढ़ रही है। अडानी ग्रुप इस जेवी से पूरी तरह बाहर निकलने की तैयारी में है और 20% हिस्सेदारी बेचने का जो अग्रीमेंट पहले हुआ था वही इस बड़े विनिवेश प्लान का हिस्सा है। सभी डील्स पूरी होने पर विल्मर की हिस्सेदारी लगभग 64% तक पहुंच जाएगी, जिससे कंपनी का मेजर कंट्रोल पक्का हो जाएगा। कैप्टन पॉलीप्लास्ट को महाराष्ट्र सरकार की PM कुसुम योजना के तहत 300 ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंप का बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसकी वैल्यू लगभग 8.17 करोड़ रुपए है। ये ऑर्डर कंपनी को इसलिए मिला क्योंकि उसने पिछले साल 200 यूनिट वाले पहले ऑर्डर को सफलतापूर्वक पूरा किया था। कैप्टन पॉलीप्लास्ट का शेयर हाल में थोड़ा कमजोर रहा और बुधवार को लगभग 72.50 रुपए पर बंद हुआ, लेकिन पिछले 1 साल में स्टॉक ने करीब 10% रिटर्न दिया है। कंपनी का PE रेशो इंडस्ट्री की तुलना में काफी कम है, जो इसे वैल्यू के नजरिए से मजबूत दिखाता है। आजाद इंजीनियरिंग के शेयर में तेज उछाल देखने को मिला क्योंकि कंपनी ने प्रैट एंड विटनी कनाडा के साथ एक लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट साइन किया है। ये डील कंपनी को ग्लोबल एरोस्पेस इंडस्ट्री में और मजबूत पोजीशन देती है और यही वजह है कि बाजार में इस खबर के बाद पॉजिटिव सेंटिमेंट बना। शेयर का टेक्निकल सेटअप भी पॉजिटिव है क्योंकि ये अपनी सभी बड़ी सिंपल मूविंग एवरेज की ऊपर ट्रेड कर रहा है। RSI भी मिड जोन में है, जो बताता है कि स्टॉक न ओवरबॉट है न ओवरसोल्ड और इसमें स्थिर मोमेंटम बना हुआ है। ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस ने कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के साथ 5G सेवाएं देने के लिए MOU साइन किया है, जिसमें गोवा के मडगांव, रत्नागिरी और उडुपी रेलवे स्टेशनों पर हाई स्पीड 5G और डिजिटल एंटरटेनमेंट सॉल्यूशंस लागू किए जाएंगे। कंपनी इस प्रोजेक्ट के तहत 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस, स्टेशन और ट्रेन के अंदर एंटरटेनमेंट सिस्टम की डेमो और इंस्टॉलेशन करेगी। ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कोंकण रेलवे द्वारा फेज वाइज टेस्ट होकर आगे बढ़ेगा। ऑयल इंडिया ने टोटल एनर्जीज के साथ एक तकनीकी सहयोग समझौता किया है, जिससे कंपनी को गहरे समुद्री और अल्ट्रा डीप वाटर क्षेत्रों में खोज और ड्रिलिंग का वैश्विक अनुभव सीधे तौर पर मिल सकेगा। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत के बड़े समुद्री बेसिन्स में गैस और हाइड्रोकार्बन खोज को तेज करना है। इस समझौते के तहत अंडमान बेसिन, महानदी बेसिन और कृष्णा गोदावरी बेसिन में मौजूदा डिस्कवरी और नए ब्लॉक्स की एक्सप्लोरेशन में टोटल एनर्जीज तकनीकी सहायता देगी। इससे ऑयल इंडिया अपनी ऑफशोर क्षमता को और मजबूत कर पाएगी और नए अवसरों का आकलन तेजी से कर पाएगी। RBI पर मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट कहती है कि दिसंबर 2025 की पॉलिसी में RBI रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट कम कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मुख्य ब्याज दर 5.25% पर आ जाएगी, जिसका सीधा असर लोन की EMI से लेकर कॉर्पोरेट उधारी तक महसूस किया जा सकता है। CPI महंगाई लगातार कम हो रही है और यही रेपो रेट कटौती की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। RBI अब आगे का कोई भी कदम नए डेटा पर ही आधारित करेगा, यानी दिसंबर के बाद मौद्रिक नीति पूरी तरह डेटा ड्रिवन हो जाएगी। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि अगले कुछ सालों में CPI में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर दिख सकती है, लेकिन महंगाई धीरे धीरे RBI के 4% टारगेट के आसपास स्थिर हो जाएगी, जिससे उपभोक्ता भावना बेहतर होगी और बाजार में स्थिरता बनी रह सकती है। भारत का बाहरी मोर्चा अभी मजबूत दिख रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट लगभग 1% के आसपास रहने का अनुमान है और विदेशी मुद्रा भंडार भी काफी आरामदायक स्तर पर है, जिससे ग्लोबल झटकों का प्रभाव सीमित रह सकता है। एयर इंडिया इस समय पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद होने से काफी दबाव में है, क्योंकि लंबी उड़ानों का समय बढ़ने से ईंधन खर्च 29% तक बढ़ गया है। कई रूट 3 घंटे तक लंबे हो गए हैं और इससे कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है।
यही वजह है कि एयर इंडिया ने सरकार से चीन के शिनजियांग क्षेत्र के रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री एयरस्पेस का उपयोग करने की अनुमति मांगी है, ताकि उत्तरी अमेरिका और यूरोप की उड़ानें छोटी हो सकें। कंपनी के मुताबिक इससे हर सप्ताह करोड़ों रुपए की बचत हो सकती है। एयर इंडिया ने सरकार से ये भी अनुरोध किया है कि पाकिस्तान एयरस्पेस खुलने पर उसे तात्कालिक सब्सिडी दी जाए और पुराने टैक्स डिस्प्यूट्स को हल किया जाए।